आ गया। यस सर, स्टार्ट हो गई सर। यस सर। तो मैं ये बता रहा था कि जो पेशेंट जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है केओस होता है और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको बहुत ही एग्रेसिवली मैनेज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर क्राउडेड और ओवर बर्डन होने के कारण वहाँ पे पेशेंट का मैनेजमेंट उस हिसाब से फैसिलिटेट आसानी से नहीं हो पाता है। तो अगर ये होता है कि मैनेजेबल है और इजीली मैनेजेबल है और उनके पास अवेलेबिलिटी है तो वो उस पेशेंट को मैनेज कर लेते हैं। इन केस अगर लगता है कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए पेशेंट को आगे मेडिकल कॉलेजेस के लिए रिफर करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट गोंडा में है या आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और वहाँ से फिर उसको जो है वो फिर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो रेफर होने के बाद वो पेशेंट यहाँ पे आता है और यहाँ पे भी ऑलरेडी वही स्टेट क्रिएट होती है कि भीड़ हर जगह ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। तो पेशेंट के लिए अगर अवेलेबिलिटी है, मैनेजेबल है, तो फिर इजीली यहाँ से मैनेज हो जाता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें मैनेज होकर के पेशेंट ठीक होकर के अपने घर चला जाता है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में अगर जरूरत होती है तो उसको आता है और मल्टीपल टाइम्स अपनी विजिट करता है और दिखाकर से पेशेंट जो है फिर सेटल होकर के घर चला जाता है। तो ये इस तरीके से एक हायरार्की है पेशेंट के मैनेजमेंट की और उसके हिसाब से ही जो है वो हमारे यहाँ पे चीज़ें मैनेज होती हैं। इन केस अगर किसी तरीके से लगता है कि यहाँ पे नहीं मैनेजेबल है मेडिकल कॉलेजेस में भी, तो पेशेंट को फिर पीजीआई या फिर दिल्ली के लिए रिफर किया जाता है एम्स के लिए। तो सबसे बड़ा सेंटर हमारा एम्स ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और वहीं पे फिर पेशेंट भेजे जाते हैं और असेस होते हैं और हर तरीके का किसी भी तरीके, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है और रिसर्च सब्जेक्ट्स वहाँ बहुत सारे हैं, रिसर्चेस होती हैं डिफरेंट टाइप। तो उन रिसर्चेस के बेसिस पे कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके का केस है तो वो मैनेज जरूर हो जाता है। अगर टाइम की बात है तो हाँ, ये है कि बड़े सेंटर्स पे पेशेंट को टाइम देना पड़ता है। मान लीजिए कोई सर्जरी होती है या कोई प्लांट सर्जरी है तो उसमें टाइम देते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा उनके पास अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट का एक तरीका है कि कैसे कम्युनिटी को आप हैंडल करके और वन प्लेस से अदर प्लेस जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग जो हम लोग अब सीखते हैं, तो बेसिकली आपका जो एस्पेक्ट है वो नर्सिंग या फिर ओटी से रिलेटेड है कि आपको कैसे क्या चीज़ें सीखनी है। लेकिन चूंकि ये पार्ट नर्सिंग से रिलेटेड है, आपके फैसिलिटेशन से रिलेटेड है कि आपको कैसे पेशेंट को नर्सिंग के फॉर्म में मैनेज करना है। कोई भी पेशेंट कम्युनिटी का होता है और आप सबकी जनरली क्या होता है कि जो भी मेडिकल के भी डॉक्टर्स भी हों, हम लोगों की भी ड्यूटीज़ जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे लगाई जाती है, जिसको हम लोग एसपीएम की ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की। तो उसमें हम लोगों ने भी अपने लेवल पे इस तरीके की ड्यूटीज़ की है और जो जितना नेशनल हेल्थ मिशन की जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे पोलियो का आप लोगों ने सुना होगा, तो पोलियो के इरेडिकेशन प्रोग्राम में जितने भी भारत के लोग थे मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स, ज़्यादातर, अभी तो बहुत कम हो गया है, मान के चलिए कि ये आज 15-20 साल से पूरा प्लान चल रहा है, अब जाकर के काफ़ी कुछ सेटल हुआ है। तो बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ऑल ओवर इंडिया में एक साथ एक ही मोमेंटम में सारा सिस्टमेटिक जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। छोटे बच्चों से लेकर के जितने भी बड़े लोग थे उन सब तक का पूरा, स्पेशली बच्चों के लिए पूरा प्रोग्राम चला। और इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में जो प्रोग्राम चला उसकी वजह से कई वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक तो लगातार चला। और उसके कारण क्या हुआ कि जितना भी इसका वायरस था वो धीरे धीरे करके इरेडिकेट हो गया या सेटल हो गया, और जिसकी वजह से मल्टीपल केसेज जो पहले प्रोड्यूस होते थे पोलियो के वो अब सेटल हो। तो गवर्नमेंट का ये एम होता है और नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये एम है नेशनल हेल्थ मिशन का कि किसी न किसी तरीके से जो भी सामुदायिक स्थिति पे जो चीज़ें हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर की जाए, इसी पे फैसिलिटेशन होता है। नेक्स्ट, जैसे इसमें मेंशन है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग। It focuses on promotion of health and prevention of disease. Services are provided to the individuals, families, and communities. Emphasis on public health, social aspects, and community participation. तो क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ का जो मेन जो फोकस होता है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मेन फोकस कि कैसे हम आपके स्वास्थ्य को बेहतर करें, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। एक संस्कृत में कहा जाता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम च आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्लोगन एक बात कही जाती है
कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आया रोगी है उसके विकार को ठीक करना, सेम चीज। ठीक है, तो फोकस क्या है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सर्विसेज में क्या होता है, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज, मतलब एक एक व्यक्ति को भी या पूरे परिवार को या समाज को कैसे हम सामुदायिक स्तर पे उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर फोकस होता है। फिर एम्फेसिस ऑन पब्लिक हेल्थ, सोशल एस्पेक्ट्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब इस बात पे जोर दिया जाता है कि पब्लिक हेल्थ कैसी है, अगर कोई भी उसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, नीड है, तो वो फैसिलिटेट उस पॉलिसी के तहत किया जाता है। इसके साथ साथ समाज की क्या स्थिति है, जिस समाज में लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उस पर देखा जाता है। और साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उस कम्युनिटी का उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कैसा है, कोई भी प्रोग्राम अगर हम चलाते हैं तो उसमें उनका सहयोग कैसा, उनका किस तरीके से आपकी सर्विसेज के साथ जुड़ करके उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। नंबर 3, इंटीग्रेशन कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नर्सिंग साइंस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। क्या होता है, नर्सिंग साइंस और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस को एक तरीके से कंबाइन किया जाए ताकि उस तरीके की सर्विसेज को हम प्रॉपर्ली दे पाए। साथ में कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी, और जो जिस पॉपुलेशन में पब्लिक रह रही है उसकी हेल्थ के लिए हम कंसर्न हो, चिंतित हो, ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सकें। ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई ऐसी एपिडेमिक टाइप की हो या पैंडेमिक टाइप की हो या कोई इस तरीके की कंडीशंस हो जो उनके लिए वल्नरेबल हो, उनके लिए मुश्किल खड़ी करती हो, उन चीज़ों का हमको ध्यान देना। फोकसेस किस चीज पे मेन फोकस होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर, ये 4 शब्द हैं, नोट करिएगा। पहला प्रिवेंटिव, पहला फोकस है रोकथाम, किसी भी तरीके की जो कंडीशन है उसको जल्द से जल्द कैसे रोकथाम की जाए उस पर ध्यान देना। दूसरा प्रोमोटिव, प्रोमोटिव मतलब प्रमोट करें चीजों को कि कैसे आगे लोगों तक पहुंचे। भाई हमने ठीक है सेलेक्टिव ग्रुप को हैंडल कर लिया, लेकिन आगे के लोगों को भी हमें इन्फॉर्म करना है कि भाई इसको इस तरीके से हमको चलाना है ताकि और लोगों में ये चीजें ना हो। नेक्स्ट क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब जो चीज हो गई है, कोई बीमारी है या कोई कंडीशन क्रिएट हो गई है, उसको कैसे क्योर किया जाए। अगर क्योर होती है सो फार सो गुड, नहीं तो मैनेज तो करें। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि क्योर करना और मैनेज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योर मतलब पूरी तरीके से ठीक कर लेना है, लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि एटलीस्ट हम इस लेवल तक ले आए कि अगर क्योर नहीं भी होता है तो वो कंडीशन को हम पूरा कंट्रोल में ले आए और फिर एक्सेस उसका आगे ना हो। ठीक है, तो क्योर और मैनेजमेंट में थोड़ा सा। फोर्थ चीज है रिहैबिलिटेटिव केयर। रिहैबिलिटेटिव मतलब उसकी पुनर्स्थापना करना, जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, मुश्किल हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो उसको फिर से नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में लाना ताकि वो अपना जीवन फिर से सही से जी सके, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड कम्युनिटी नीड्स। और ये जो चीजें हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल पे होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने कोई चीज बताई और बस मुंह से कह दिया और हो गया, ऐसे नहीं। कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए साइंस के, उनके बेस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। और कम्युनिटी की नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसको मेन पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। ये लाइन आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या तो बाद में मिलेगी, आप नोट कर लीजिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, सिंथेसिस मतलब कहते हैं किसी चीज के निर्माण बनने ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। तो एक तरीके से इस तरीके के इंस्टीट्यूट जहां पे नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस को हम कंबाइंड फॉर्म में लेकर के पब्लिक के वेलफेयर में काम करें ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन को इंप्रूवाइज कर सकें। एम्स है, क्या एम्स है, प्रमोशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। लगभग वही चीजें जो पिछली बार हमने डिस्कस की कि इसको प्रमोट करना, प्रिजर्व करना मतलब बनाए रखना, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर एक लेवल पे मेंटेन रखें ताकि उससे चीजें कोई चीज हमारी गिरावट ना हो। नेक्स्ट प्रिवेंट्स डिजीज एंड डिसेबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन में हमें डिजीज और डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करके रखना है, रोक के रखना है। ऐसा ना हो कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो स्प्रेड कर रही है और हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे या होल्ड नहीं कर पा रहे या प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। तो एम ये होना चाहिए कि
कि पहली बात कि उस डिजीज को होने से भी रोकना है और उससे रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी अगर क्रिएट हो रही है। डिजीज और डिसेबिलिटी में फर्क है, पता है? एक शब्द होता है, बोलते हैं डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, पर्टिकुलर ये दो शब्द से मिलकर के बना होता है। Yes, that's so nice. तो डिसीज, तो जब कोई चीज हम आसानी से, सरलता से या सुगमता से नहीं कर पाते हैं, कठिनाई होती है उसको करने में, और वो पर्टिकुलर किसी न किसी ऐसी मेडिकल कंडीशन के कारण क्रिएट भी हो सकती है या किसी जनरल कंडीशन या ट्रॉमेटिक स्टेट के कारण भी क्रिएट हो सकती है। तो उस स्टेट में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है या हमारी जो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी है या हमारी मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि डिजीज और डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या हुआ? ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे हमारा शरीर का जो क्रियान्वयन है ये काम कर पाने में हम सक्षम ना हो। मान लो कोई अंग में प्रभाव हो जाए या पता चला कि इस जगह पे सूजन हो गई, बहुत ज्यादा अंदर से चोट लगी या फिर अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ और इसमें सूजन हो गई, तो क्या हुआ? ये पूरा ऑर्गन आपका काम कर पाएगा क्या ठीक से? नहीं कर पाएगा। तो दिक्कत होगी उठाने में या फिर इसको करने में या फिर कुछ और दिक्कत होगी। तो क्या होगा? उस तरीके से एक डिसेबिलिटी क्रिएट होगी। डिसेबिलिटी मतलब उस चीज को काम करने में सक्षमता ना हो, डिसेबल हो। तो उस चीज को भी हमें रोकना है। वर्क्स विद कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट, और जो भी हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्सेज है, एक बात याद रखिएगा, जब कभी आप फील्ड में जाएंगे और आपको किसी हेल्थ केयर प्रोग्राम में काम करने को मिलेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पे क्या सुविधाएं आपको मिली काम करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हर जगह हर चीज तो फैसिलिटेट होती नहीं है, तो कुछ जगह पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो बेटा जब लिमिटेड होते हैं तो उन चीजों को हमको उतने ही रिसोर्सेज में हैंडल करना है। तो आपको अगर कम्युनिटी बड़ी मिली है, रिसोर्सेज थोड़े कम है या आपके पास फैसिलिटेशन कम है, तो उतने के हिसाब से आप प्लान करके चीजों को करेंगे, तो उससे क्या होगा? आप बेटरमेंट का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, to provide comprehensive healthcare services, to educate individuals and families on health matters, to reduce morbidity and mortality rate, to encourage community participation in health programs. One by one समझते हैं। To promote health and prevent disease, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ को प्रमोट करना है और डिजीज को प्रिवेंट करना है कि नहीं हो। हेल्थ कोई जानता है किसे कहते हैं? What is the definition of health? कोई एक बच्चा बता। सर हमारी सर बॉडी है क्या सर? हेल्थ स्टेट ऑफ वेलनेस, जो डेफिनेशन है WHO की याद है? एनीबॉडी? सर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। नहीं, पूरी पता है, आज से रटना होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ लेकिन आगे से रटिएगा। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, mental, social well-being and not merely in the absence of any disease or infirmity. ठीक है? Health is a state of physical, mental, social and not merely in the absence of any disease or infirmity. मतलब जब आप mentally, physical, mental और social तीनों रूप से एक तरीके से well-being के स्टेट में हो और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी ना हो, तभी आपको हेल्दी कहा जा सकता है। एक आयुर्वेद में भी डेफिनेशन है, मैं आपको कह दे रहा हूँ। समदोषा समाग्निश्च समधात मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित कवित्व। आप सोच रहे हो सर संस्कृत में क्यों बता रहा है, बट ये हमारी बेसिक ओरिजिन डेफिनेशन है जो हमारी आचार्य सुश्रुत ने दी थी आज से 5000 साल पहले। समदोषा समाग्निश्च समधात मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थित कवित्व। समदोष, दोष सम अवस्था में, समदोषा समाग्नि, अग्नि 13 प्रकार की देते हैं। समदोषा समाग्निश्च समधात, धातुएं समवस्था में, मल क्रिया समवस्था में, और प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय और मन जब प्रसन्न हो तो उसे ही सोचते। क्या कॉन्सेप्ट है? तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे वो सोचते हैं। अभी तो 3-4 चीजें इन्होंने ले रखी है। एक समय पे ये मेंशन ये भी करते हैं, एक बात आपको कहते हैं कि WHO भी इस बात को मानता है कि हमें स्पिरिचुअल भी देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सामान्य जो जीवन होता है उसमें हमारी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और इमोशंस का भी बड़ा मतलब होता है, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं।
लेकिन ये सारे के साथ साथ कुछ अंदर की चीजें होती हैं जो सब कुछ तो ठीक है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लगता है, वो चीज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है, इसलिए उस डेफिनेशन में वो चीज भी मेंशन हुई। ठीक है, तो ये चीज किस तरीके से हम समझेंगे, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज, और हमारा ऑब्जेक्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक समग्र स्थिति जिसमें सारी चीजें हम कवर करें, ऐसा ना हो कि कोई चीज हमसे छूट जाए। नेक्स्ट, टू एजुकेट इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑन हेल्थ मैटर्स, परिवार को और लोगों को, समाज को इस चीज के लिए जानकारी देना और जागरूक करना और इसके विषय में शिक्षित भी करना, ये आवश्यकता होती है। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स, तो क्या होता है जो जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, ये दोनों के भी रेट्स को, जो मॉर्बिडिटी मतलब कंडीशंस ऐसी ना हो कि एडवर्स हो, और मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, तो इस तरीके की चीजों को भी रोकना हमारा एम होता है। एक्चुअली मॉर्बिडिटी का मतलब होता है, समझ लो, कोई भी चीज जैसे पहले से चल रही है, जैसे कंडीशन बोलते हैं हम लोग कोमॉर्बिड कंडीशन, तो क्या होता है पेशेंट जो होता है कोई, उसको उस समय तो कुछ चीजें पहले से चल रही लेकिन साथ में एक नई चीज क्रिएट हो गई, तो वो जैसे मान लो इंजरी हो गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कोई ट्रॉमा हो गया, उस ट्रॉमा के साथ साथ उस पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर और शुगर की भी दिक्कत थी या कार्डियक कोई प्रॉब्लम थी। तो अब सवाल क्या है कि जब इंजरी हो गई है तो उस केस में उसको बाकी चीजों का भी मैनेजमेंट साथ में लेके चलना होगा, तो अगर वो चीजें मिस होंगी तो पेशेंट को हैंडल करना टफ होगा। तो ये जो कंडीशंस आपकी साथ में है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ये सारी कोमॉर्बिड कंडीशन है, मतलब उस कंडीशन को भी और अगर नहीं मैनेज होगा तो वर्ष होंगे, तो ये साथ में पेशेंट आएंगे तो उसको जांच करना भी जरूरी है पहले। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, कोई भी पेशेंट को एक बार समझ, आपके पास कभी भी आता है तो सबसे पहला एम है कि क्लिनिकल असेसमेंट करना पेशेंट का, क्लिनिकली देखना पेशेंट को। एबीसी हमने एक बार आप लोगों को बताया था, एबीसी का असेसमेंट करना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन का असेसमेंट करना, और उसके बाद फिर अगले फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे हमको आना है कि आपकी इंजरी कहाँ क्या है, उसके हिसाब से उसका प्लान करना। तो वो एक बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, समझना और समझाना, लेकिन बेसिकली एबीसी को असेस करना, उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, ए बी सी डी ई एफ तक होता है, किसी दिन लेक्चर होगा तो अलग से बता। तो अच्छा, उसके बाद टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम, और जो कम्युनिटी है उसको इन प्रोग्राम्स में शामिल करने के लिए, जोड़ने के लिए उनको थोड़ा सा उत्साहित भी कराया जाता है, क्योंकि अगर जो लोग हैं वो उत्साहित नहीं हो रहे हैं तो स्वाभाविक है फिर उस प्रोग्राम को चलाने का कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो जो पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं इसमें साथ में जोड़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, मतलब उसके मूल सिद्धांत क्या है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पहली चीज कि वो कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट करे उसमें। एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, आसानी से वो जो सुविधाएं हैं, ये सेवाएं हैं वो मिल जाए और उपलब्ध भी हो जाए। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप तक पहुंच जाए, एक्सेस हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई ठीक हम काम तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई चीज सही से पहुंच नहीं पा रही। पहुंचना और उपलब्ध हो जाए, दोनों चीज की जरूरत। थर्ड, यूज ऑफ अवेलेबल कम्युनिटी रिसोर्सेज, और जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको सही से इस्तेमाल। फिर नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और जो केयर चल रही है, जो हम उसको सेवा दे रहे हैं या उसको मैनेज कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि ब्रेक हो जाए, क्योंकि ब्रेक होने से आपने जो भी मेहनत की, जो भी काम किया, वो रुक जाएगा। फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, और आपस में इस तरीके की स्थिति हो कि कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है वर्क को करने का आपस में, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। मतलब डॉक्टर को अपना काम पता हो, सिस्टर को अपना पता हो, वार्ड बॉय को अपना पता हो, और जो नीचे का बंदा है उसको अपना पता हो, सब एक इंटरडिसिप्लिनरी हो, अपना अपना काम सब लोग सिस्टमैटिक तरीके से करें ताकि उस पूरे प्रोसीजर को करने में कहीं पे दिक्कत ना हो। प्रिवेंटिव केयर इज बेटर देन क्यूरेटिव केयर, क्यों कहा जा रहा है, ये बात एक शब्द कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा। तो किसी भी चीज की बीमारी हो जाने से बेहतर है रोकथाम कर लेना। तो यहाँ पे भी वही एस्पेक्ट है कि प्रिवेंटिव केयर इज बेटर देन क्यूरेटिव केयर, कि ऑब्वियसली भाई कोई चीज अगर हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम उसको अगर पहले से ही हैंडल कर लें तो वो कंडीशन आने ही ना पाए। तो इसलिए बेटर है कि कोई चीज, मान लो आपको छोटी सी बात है कि कोई इंजरी हो गई, खरोच हो गई, या हाथ पैर में कहीं कोई दिक्कत हो गई, या आपके फंक्शंस में कोई दिक्कत हो गई, उस स्टेट पे हमने अर्ली लेवल पे ही उसको अगर मैनेज कर लिया तो बड़ी चीज होने की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अगर उसको हमने केयरलेसनेस के साथ नहीं मैनेज किया,
तो फिर वो आगे चल करके हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। The scope of community health नर्सिंग, तो स्कोप क्या होता है इसका? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की मतलब मेनली इस एस्पेक्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं। मैटरनल मतलब मातृत्व और चाइल्ड मतलब बच्चों और माँ दोनों के लिए हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जो फैमिली है उसके वेलफेयर उसके कल्याण के लिए काम करें और फैमिली प्लानिंग पे भी हमारा जोर होना चाहिए। फिर उसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल उनकी हेल्थ सर्विसेज और उनकी कंडीशन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो एक से दूसरे को फैलती हैं उनका हमें रोकथाम, और जो नॉन कम्युनिकेबल भी डिजीज हैं उनका भी हमें कंट्रोल करना। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट सैनिटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, जो भी एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस हैबिटेट पे रह रहे हैं, उस जगह पे हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए वो एनवायरनमेंट सबसे नीट एंड क्लीन जरूर हो। इनकेस अगर कहीं कोई ऐसी चीज है जो सही नहीं है तो उसको बेटर करने के लिए जो उपाय हैं वो जरूर किए जाने चाहिए। और साथ में हेल्थ एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि अगर हम हेल्थ एजुकेशन नहीं देते हैं सोसाइटी में या पब्लिक को या फैमिली को तो उसकी वजह से बड़े कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। फिर है केयर ऑफ एल्डरली एंड क्रॉनिक इलनेस। इसके मतलब समझते हैं आप लोग? केयर ऑफ एल्डरली एंड क्रॉनिक इलनेस यस बताइए। सर, एल्डरली सर जो बूढ़े होते हैं उनकी केयर, और सर जो क्रॉनिक डिजीज चलती चली आ रही है। समझ गए। केयर ऑफ एल्डरली एंड क्रॉनिक इलनेस, एल्डरली कहते हैं जो भी लोग बुजुर्ग अवस्था में होते हैं उनको लिए एल्डर वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे लोग जो एल्डर हो, काफी एज अबव 60 जिनको सीनियर सिटीजन के फॉर्म में भी मान सकते हैं, तो उनमें अगर कोई साथ में कंडीशंस है तो उनको भी साथ में हमको मैनेज करके चलना। इसके साथ साथ बड़ी चीज हुई है कि क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस क्या होता है? पहले दो चीज होती है, समझा दो। एक होती है कंडीशन एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। पता है? कौन बताएगा? सर एक्यूट जो सर अभी 10-15 दिन Yes, that's good. क्रॉनिक जो चलती चली आ रही है। समझ में आया? नहीं समझ। एक्यूट कंडीशन बेटा दो चीज समझ लो पहले, एक्यूट और क्रॉनिक में डिफरेंस है। एक्यूट वो कंडीशन होती है जो सडन ऑनसेट होती है, अचानक से उत्पन्न होती है और कुछ समय तक रहती है, कुछ दिनों तक रह सकती है। उस कंडीशन को हम एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिजीज कहते हैं, एक्यूट कंडीशन होती है। लेकिन कोई डिजीज या कोई कंडीशन ऐसी है जो लंबे समय तक परसिस्ट कर रही है, 3 महीना 6 महीना या उससे ज्यादा समय तक, तो वो क्रॉनिक में आती है। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके की चीज जो क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय तक है, तो उसको भी हमें मॉनिटर करना है और केयर करके। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ देखो आ गई कोई लाइन आ गई। यस सर। ये आपको रखना है, ठीक है? ये लाइन बेटा आपको पूरी रख लेनी है, नोट भी करना है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट वेयर इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये लाइन आपको सब बच्चों को याद करना है, प्रॉमिस। ये यहाँ नहीं, अपने जीवन के किसी भी पल में रहोगे, किसी भी क्षण में रहोगे, किसी भी स्थान पे रहोगे, ये डेफिनेशन तुमको याद होनी ही चाहिए। और जो बच्चे याद करेंगे वो सबसे बेस्ट बच्चे होंगे। सुनाएंगे याद करके? नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सुनेंगे, छोटा सा काम सौंपते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट चेंजेस विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। आपकी जो कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक मतलब बदलाव समय के साथ अगर जरूरत है तो परिवर्तनशील हो, ऐसा ना हो कि आप रिजिड रहें, उसी पे के लिए हमने जो स्कोप बनाया था, जो सिस्टम बनाया था उसी पे चलेंगे, गलत होगा। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो, चेंजेस विद टाइम एंड एनवायरनमेंट, और समय के साथ और वातावरण के साथ वो बदलने की भी अगर आवश्यकता है तो बदला भी उन्हें जाना चाहिए। फिर इन्फ्लुएंस विद लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर। तो जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे इन्फ्लुएंस होना या एनवायरनमेंट से या सोशल फैक्टर से, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजीज। Disease is a deviation from normal functioning of body. Results in physical, mental, and social disturbances can be communicable or non-communicable caused by interactions of agent, host, and environment. Basically क्या है कि disease is a deviation from normal functioning of the body. मतलब क्या है? जो भी हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है
उस फंक्शन से हट के अगर हम किसी भी डिफॉर्म स्टेटस में हमारी बॉडी फंक्शन करती है तो वो स्टेट हम डिजीज का ही, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। फिजिकल, आपको कोई भी एक्शन करना है तो वो एक्टिवली आप उसको कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, आपको मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। मेंटल, ऑब्वियसली बात, कोई भी चीज अगर ऐसी हो जाती है, दिक्कत होती है, तो उस स्टेट में आपकी जो मेंटल स्टेटस होती है उस पर असर जरूर होता है। मानसिक रूप से भी आदमी परेशान जरूर होता है कि भाई कोई चीज हो गई है तो उसके विषय में सोचता है, उसकी कंडीशन के विषय में, आउटकम के विषय में, उसके आने वाले जो स्टेटस है उसके विषय में, तो वो सारी चीजें भी आपके मस्तिष्क में असर डालती है। इसके साथ साथ सामाजिक डिस्टर्बेंस, नेचुरली कोई आदमी कामगार आदमी है, मेहनत करता था, अपनी जगह पे जाता आता था, अब नहीं जा पाता तो सोशली वो कहीं ना कहीं उससे तो हट गया। फिर अगर मान लो जाता भी है तो अगर डिसेबिलिटी कोई क्रिएट हो गई या नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो उस स्टेट में क्या होता है, जैसा नॉर्मल था वैसा सोसाइटी में नॉर्मली वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं एक्लेमेटाइज और उस हिसाब से एडेप्टेबिलिटी और उस हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। इसकी वजह से सोशली भी उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। फिर ये क्या होता है, कैन बी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, ये दो तरीके से हो सकता है। एक पता है कि आपको फैलने वाली रोग से, और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल जिसमें नॉर्मल अपने ही में ही रहे, सीमित रहे, वो किसी दूसरे में ना जाए। कॉस्ट बाय इंटरेक्शन ऑफ एजेंट, कैसे होता है इंटरेक्शन ऑफ एजेंट, किसी एजेंट के माध्यम से, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कोई वायरस है, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से, या कोई होस्ट है या कोई वेक्टर है उसकी वजह से, और या फिर वातावरण के कारण से। ठीक है, मान लो अभी ठंडक का मौसम चल रहा है, आप सब जानते हैं, हम लोग बाइक से या किसी चीज़ से चले जाते हैं, कभी कभी अचानक से देखा होगा कि थोड़े समय में शरीर में दर्द, भारीपन, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट से। गर्मी में आप चलिए किसी ऐसी जगह से अचानक से लू लग जाता है तो उसकी वजह से उल्टी, दस्त और ये सब चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाती है, तो वो इम्पैक्ट इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ में क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें एज, सेक्स और हेरिडिटी, ये तीन फैक्टर्स लिए गए हैं। क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसमें मनुष्य की या जो ह्यूमन हेल्थ है उसकी एज की बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि छोटे बच्चे की कंडीशन अलग होगी, जो एडोलसेंस स्टेज का आदमी होगा उसके लिए अलग होगी, मैच्योर के लिए अलग होगी, एक जो आदमी प्रौढ़ावस्था में आ गया है उसकी अलग होगी, और एल्डर की या जो ओल्ड एज है उसके लिए अलग होगी। तो तीनों चारों कंडीशंस में हर लेवल पे अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट करने की नीड होती है। इसके साथ साथ सेक्स, मेल और फीमेल की बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर मैनेजमेंट की जरूरत है या केयर की जरूरत है तो उन चीज़ों के भी हिसाब से ध्यान देना होता है। नेक्स्ट, हेरिडिटी, आनुवंशिकता के साथ क्या क्या चीज़ें चली आ रही हैं।